गांव में 3 भाई रहते थे जिन्हें सब गप्पी भाई कहकर बुलाते थे। रघु, भगु और मगु। इन तीनों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो बात नहीं भी हुई हो उसे भी ऐसा सुनाते कि सामने वाला मान ही ले। गांव वाले भी अब इनके झूठ में मजा लेने लगे थे। कभी ये कहते कि उन्होंने आसमान में उड़ती हाथी देखी, तो कभी ये दावा करते कि समोसे के अंदर से सोने की अंगूठी निकली। एक दिन गांव में एक नया जमींदार आया जो बड़ा ही अकड़ू और घमंडी था। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी सबसे रोचक और सच्ची कहानी सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा, एक पूरा खेत, सोने की एक अंगूठी और एक घोड़ा। गप्पी भाइयों का दिल तो मचल उठा। उन्होंने सोचा, ये तो हमारे बस की बात है। तीनों भाइयों ने मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक जादुई कुएं से पानी निकालकर पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। कहानी में वो कुआं रात को चमकता था और जो उसमें देखता उसे भविष्य दिखाई देता। एक रात तीनों भाई उस कुएं में झांकते हैं और देखते हैं कि जमींदार ही चोर निकलता है जिसने गांव के मंदिर से सोना चुराया है। सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल हो गया। उसने उन्हें पकड़वाने का हुक्म दिया, लेकिन तभी गांव के पुजारी ने आकर कहा, ये बात तो सच है, मंदिर से सोना सच में चोरी हुआ था और हमने इसे जमींदार के घर में देखा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जो कहानी गप्पी भाइयों ने एक मजाक के तौर पर सुनाई थी, वो असल में सच निकली। जमींदार पकड़ा गया और गांव वालों ने मिलकर गप्पी भाइयों को असली हीरो बना दिया। अब गांव में सब कहते, गप्पी तो हैं, पर इस बार गप्प में दम था। और तीनों भाई अब भी गप्प मारते हैं, पर कौन जाने अगली बार फिर कोई गप्प सच्चाई बन जाए। जमींदार की गिरफ्तारी के बाद गप्पी भाइयों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग उन्हें बुलाने लगे, कोई शादी ब्याह में, कोई मेलों में, तो कोई पंचायतों में मनोरंजन के लिए। रघु, भगु और मगु अब सिर्फ गप्प नहीं मारते थे, बल्कि उनकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। मगर उनके दिल में एक बात हमेशा खटकती थी, वो कुआं जिसकी झूठी बात ने सच्चाई को उजागर कर दिया था। क्या वो कुआं वाकई में जादुई था? एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और चांदनी छिटकी हुई थी, तीनों भाई उसी कुएं के पास फिर से बैठे। मजाक मजाक में भगु ने फिर कुएं में झांका और बोला, अरे आज फिर कुछ दिख रहा है। रघु और मगु हंसने लगे, लेकिन फिर वे भी गंभीर हो गए। इस बार उन्हें कुएं में एक परछाई दिखी, किसी और चोर की जो गांव में नया आया था। उन्हें लगा शायद यह सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन अगले दिन गांव में सच में एक चोरी हो गई, ठीक वैसी ही जैसी उन्होंने कुएं में देखी थी। अब तीनों भाई डर और उत्सुकता के बीच झूल रहे थे। क्या सच में कुएं में कुछ दिखता है या ये सब संयोग था? वे रोज कुएं के पास जाते और हर बार कुछ न कुछ ऐसा देखते जो जल्द ही सच साबित हो जाता। गांव वालों ने अब उस कुएं को गप्पी कुआं नाम दे दिया और वहां पूजा पाठ शुरू कर दिया। गप्पी भाई जी बेक को जो मजाक के लिए जाने जाते थे, अब भविष्यवक्ता बन चुके थे। लेकिन एक रात जब रघु अकेला कुएं के पास बैठा था, उसे वहां कोई परछाई नहीं दिखी, बल्कि एक आवाज आई, धीमी, फुसफुसाती हुई, जो भी तुमने बताया वो हमने दिखाया, अब हमारी बारी है। रघु घबरा गया। अगली सुबह वो गांव में नहीं मिला। भगु और मगु ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। गांव में अब भी गप्पी कुएं की कहानियां चलती हैं, लेकिन कोई भी अब रात को उस कुएं के पास नहीं जाता, क्योंकि अब लोग कहते हैं, कुएं में जो देखे वो खुद कहानी बन जाता है। रघु की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद पूरे गांव पर जैसे एक साया छा गया। जो कुआं कभी हंसी और गप्पों का केंद्र था, अब डर और सन्नाटे का अड्डा बन चुका था। भगु और मगु जो कभी अपने भाई के बिना एक दिन भी नहीं रहते थे, अब हर शाम उसी कुएं के पास बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करते थे। कई ओझा, तांत्रिक और साधु संत बुलाए गए। सबने कुएं को अलौकिक बताया। कुछ बोले इसमें आत्माएं हैं, कुछ ने कहा यह वक्त का दरवाजा है, लेकिन किसी के पास रघु के गायब होने का सीधा जवाब नहीं था।
एक रात जब पूरा गांव सोया था, मगू को एक सपना आया। उसने देखा कि रघु उसी कुएं में बैठे हैं, मगर वो बोल नहीं पा रहे, जैसे किसी और दुनिया में हैं। उन्होंने बस इशारा किया, कहानी अधूरी है, पूरी करो। मगु नींद से हड़बड़ाकर उठा और भगू को लेकर फिर उसी कुएं पर पहुंचा। इस बार उन्होंने कुएं में झांकने से पहले अपने दिल की धड़कनें सुनी। फिर मगु ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले गप्प सुनाया करते थे, लेकिन इस बार उसकी हर पंक्ति में एक भावना थी, एक आग्रह था, एक भरोसा कि रघु उन्हें सुन रहा है। जैसे ही कहानी पूरी हुई, कुएं से अचानक एक तेज रोशनी निकली और एक साया धीरे धीरे उभरता चला गया। आंखों पर हाथ रखकर भगू और मगू उस चमक में झांकने लगे, और जब रोशनी थमी, वहां रघु खड़ा था, कमजोर मगर मुस्कुराता हुआ। रघु ने धीमे स्वर में कहा, मैं एक कहानी बन गया था और तुमने मुझे फिर से जिया। अब तीनों भाई वापस थे, मगर बदले हुए। उन्होंने गप्प मारना छोड़ दिया और असली कहानियां सुनाना शुरू किया, जिनमें हंसी थी पर रहस्य भी। और हर कहानी खत्म होती एक सवाल से, क्या ये कहानी भी बस एक गप्प थी? और श्रोताओं के दिल में डर की एक मीठी लहर दौड़ जाती। गप्पी भाइयों की कहानियां अब केवल हंसी ठहाकों तक सीमित नहीं रहीं। रघु की वापसी के बाद जो बदलाव उनमें आया था, वो लोगों की समझ से बाहर था। उनकी कहानियों में अब एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हों। गांव के बच्चे अब भी उनके चारों ओर बैठते, लेकिन पहले की तरह ताली नहीं बजाते थे, बल्कि हर शब्द ध्यान से सुनते, हर लम्हा महसूस करते। भगू की आवाज में स्थिरता थी, मगू के लहजे में सच्चाई, और रघु के चेहरे पर अब हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती, जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो बाकी दुनिया से छुपा है। एक दिन तीनों भाई गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में गए, जहां बचपन में वे खेला करते थे। उन्होंने वहां जमीन खोदना शुरू किया। लोगों को लगा शायद कोई पुरानी याद टटोल रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने मिट्टी के नीचे से एक लकड़ी का संदूक निकाला। उसमें एक पुरानी किताब थी, काली जिल्द वाली, जिस पर कोई नाम नहीं था। रघु ने वो किताब खोली और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसमें वही कहानियां थीं जो वे अब तक लोगों को सुनाते आ रहे थे। हर कहानी पहले से उस किताब में लिखी हुई थी, यहां तक कि रघु की गुमशुदगी और वापसी भी। मगू हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हो सकता है? हमने तो ये कहानियां खुद बनाई थीं। रघु ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, ये कहानियां हमें बना रही थीं, हम बस माध्यम थे। अब तीनों को एहसास हुआ कि जो वो अब तक गप्प समझते रहे, वो किसी पुरानी रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा था। उनकी जिंदगी सिर्फ किस्से नहीं थी, वो एक कहानी के पात्र बन चुके थे, जिसकी आखिरी पंक्ति अभी लिखी जानी थी। और उस रात पहली बार किसी ने कुएं की ओर नहीं देखा। सबकी नजरें उस किताब पर थीं, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि अगली कहानी क्या होगी, बल्कि ये कि अगली बार किसकी कहानी लिखी जाएगी। गप्पी भाइयों की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो तीनों अब सिर्फ किस्सागो नहीं बल्कि एक अनजानी कथा के संरक्षक बन गए थे। वो किताब जो जमीन के नीचे दबी मिली थी, धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगी। कभी उसकी जिल्द लाल हो जाती, कभी काली, और कभी उसमें नए पन्ने अपने आप जुड़ जाते। रघु, भगू और मगू ने महसूस किया कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये भविष्य की चेतावनियां थीं, बीते कल की परछाइयां थीं, और कभी कभी किसी की नियति का नक्शा। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन एक बच्चा लापता हो गया और किताब में उसी समय एक नई कहानी उभरी, एक छोटे बच्चे की जो एक रहस्यमयी जंगल में रास्ता भटक गया था। तीनों भाई समझ गए कि ये इत्तेफाक नहीं है, किताब अब उन्हें दिशा दे रही थी, या शायद इशारा।
वे जंगल की ओर निकल पड़े और जैसा किताब में लिखा था, उन्हें वहां एक टूटी हुई घंटी मिली, जिसे बजाते ही कहीं दूर से बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज आई। उसी घंटी की गूंज ने उस बच्चे को खोजने में उनकी मदद की और पूरा गांव फिर से उनके चरणों में झुक गया। मगर तीनों भाइयों के दिल में अब डर ने जगह ले ली थी। क्या वे कहानी पर नियंत्रण रखते हैं या अब कहानी उन्हें चला रही है? रघु अक्सर चुपचाप किताब को पढ़ते हुए पाया जाता। एक रात भगु ने देखा कि रघु ने किताब का एक पन्ना फाड़कर छुपा लिया है। मघु ने पूछा, भैया क्या था उस पन्ने पर? रघु ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कुछ ऐसा जो हमें कभी नहीं जानना चाहिए। समय बीतता गया, किताब भारी होती गई, पन्ने काले पड़ते गए और फिर एक दिन किताब का आखिरी पन्ना लिखा गया। उसमें लिखा था, जब कहानीकार खुद कहानी बन जाएं, तब आखिरी शब्द कौन लिखता है? अगली सुबह गांव में न तो किताब थी, न रघु, भगु और मघु, बस वो कुआं, वही खंडहर और हर दीवार पर हल्के शब्दों में लिखा हुआ, गप मत समझना। कभी कभी कहानी सच में जी उठती है। अब गांव में रात होते ही कोई गप नहीं मारता, कोई जोर से हंसता नहीं, क्योंकि सबको पता है हर कहानी के अंत में कोई रह जाता है अधूरा। वक्त बीत गया, पर गप्पी भाइयों की कहानी गांव की मिट्टी में घुल चुकी थी। लोग उनके नाम अब भी लेते थे, लेकिन फुसफुसाहटों में, डर और श्रद्धा के बीच डोलती हुई आवाजों में। गांव के छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अब वो कहानियां नहीं सुनाई जाती थीं, बल्कि उन्हें सिखाया जाता था। अगर किसी दिन तुम्हें कोई कहानी खुद से बुलाए तो मुंह फेर लेना। लेकिन कहानियां कभी सच में मरती नहीं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी के जहन में पलती रहती हैं। और ऐसा ही हुआ। एक दिन एक शहर से आया पत्रकार गांव पहुंचा। उसने गप्पी भाइयों की कहानी सुनी और सोचा, वाह क्या अद्भुत मिथक है, ये तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बनेगी। वो पूरे गांव में घूमता रहा, कुएं की तस्वीरें लीं, खंडहर का वीडियो बनाया और अंत में खुद उस जगह पहुंचा जहां किताब मिली थी। उसने कुछ खोदने की कोशिश की, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था, बस एक धूल से ढका पत्थर जिस पर हल्के से 3 नाम उभरे हुए थे, रघु, भगु, मघु। उसी रात वो पत्रकार गांव के एक सुनसान घर में रुका। कैमरा उसके पास था, रिकॉर्डर ऑन था और वो खुद से बोलते हुए कहानियों का एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा था। तभी एक ठंडी हवा चली और कमरे में बत्ती झपकने लगी। उसने कैमरे की तरफ देखा। स्क्रीन काली थी और उसमें एक नई फाइल थी जो उसने रिकॉर्ड नहीं की थी। वो फाइल चलाई गई और उसमें गप्पी भाइयों की आवाजें थीं। रघु की आवाज धीमी थी, हमने सोचा था हम कहानी सुना रहे हैं, पर असल में कहानी हमें सुन रही थी। फिर भगु बोला, अब वो तुम्हारी कहानी है। और अंत में मघु की हंसी गूंजी, जो धीरे धीरे गूंज में बदल गई, जैसे कुएं की गहराई से कोई बुला रहा हो। अगले दिन पत्रकार नहीं मिला। उसका कैमरा और रिकॉर्डर उसी जगह रखे थे और रिकॉर्डर की स्क्रीन पर अब भी वही फाइल नाम लिखा था। गांव ने फिर से खामोशी ओढ़ ली। अब वहां किसी को गप्प मारते नहीं देखा गया और हर आने जाने वाले को एक ही चेतावनी दी जाती है, अगर कोई कहानी तुम्हें अपने अंदर बुलाए तो याद रखना, उसमें लौटना मुमकिन नहीं होता। और इस तरह गप्पी भैयों की आखिरी कहानी अब तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो अब किसी और के जरिए खुद को लिख रही है। गप्पी भाइयों की गाथा अब लोक कथाओं से ऊपर उठ चुकी थी। वो अब एक जीवित डर बन गई थी जो गांव की हवाओं में घुल चुका था। वो पत्रकार आखिरी नहीं था जिसने कहानी को छूने की कोशिश की थी, लेकिन शायद पहला था जिसने उसे जगा दिया। उसके जाने के बाद गांव की चीजें बदलने लगीं। कुएं के पास पेड़ जो सूखे थे, अब उनकी डालियां अजीब तरीकों से मुड़ने लगीं, जैसे कुछ लिख रही हों हवा में। खंडहरों की दीवारों पर हर रात नए निशान उभरते, पुरानी लिपियों में लिखे हुए, जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह वही भाषा है जो कहानी लिखती है और जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद कहानी बन चुका हो।
एक दिन एक नन्ही बच्ची मीरा, जो अक्सर अकेली खेला करती थी, कुएं के पास गई और उसकी आंखें चमक उठीं। वो दौड़ती हुई घर आई और बोली, मां, आज मैं भी कहानी सुनूंगी। मेरे कानों में कोई कहानी गा रहा है। मां ने घबराकर उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वो चमक जो कभी रघु, भगु और मगु की आंखों में थी। अब गांव को समझ आ गया था, कहानी फिर लौट आई है, लेकिन इस बार किसी और रूप में। मीरा अब गप्पी भाइयों जैसी कहानियां सुनाने लगी थी। ऐसी कहानियां जिनके शुरू होने के कुछ दिन बाद वही घटनाएं सच में घटती। लोग डरने लगे, कुछ गांव छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ रह गए, क्योंकि वो जानते थे कोई ना कोई तो चाहिए जो कहानी को पूरा करे। मीरा ने एक दिन अपनी मां से कहा, मुझे अगली कहानी का अंत मालूम है, लेकिन मुझे लिखने नहीं देना चाहिए। अगर मैंने लिखा तो वही होगा। उसकी मां डर गई, लेकिन मीरा मुस्कुरा दी, पर अगर मैं न लिखूं तो कहानी अधूरी रह जाएगी, और अधूरी कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उस रात आखिरी बार कुएं के पास कुछ देखा गया, एक रोशनी, 3 साए, और मीरा उनके बीच बैठी, हाथ में वही पुरानी किताब लिए जिसका रंग अब उजला था। सुबह गांव की हवा में शांति थी, एक डरावनी शांत चुप्पी। मीरा का कोई पता नहीं था, सिर्फ वो किताब रह गई थी, और किताब के पहले पन्ने पर अब 4 नाम थे, रघु, भगु, मगु और मीरा। नीचे सिर्फ एक पंक्ति थी, अब कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब कहानी खुद जी रही है। और तभी से हर गांव में कोई ना कोई बच्चा एक दिन अचानक कहानी गुनगुनाने लगता है, और गांव वाले समझ जाते हैं गप फिर लौट आया है, बस इस बार नया चेहरा लेकर। समय बीतता गया और मीरा की कहानी भी धीरे धीरे लोक कथाओं में बदलने लगी, या शायद यही उस रहस्यमयी कहानी का असली मकसद था, खुद को लोगों की यादों में घुला देना, ताकि वो कभी पूरी तरह मिट न सके। लेकिन कुछ बूढ़े लोग अब भी दबी आवाज में कहते हैं, मीरा कहीं गई नहीं, वो अब उस कहानी की रचना कर रही है जिसकी आखिरी पंक्ति कोई लिख नहीं सकता। गांव में अब कोई गप्प सुनाने की हिम्मत नहीं करता, मगर हर बार जब कोई बच्चा अकेले में कुछ बुदबुदाता है या जमीन पर उंगलियों से कुछ लिखने लगता है, मां बाप डर से कांप जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती टोकने की, क्योंकि क्या पता वो वही कहानी लिख रहा हो। एक दिन एक नया स्कूल टीचर गांव में आया, जवां, जिज्ञासु और बड़ा ही तार्किक। उसने गांव की कहानियों को अंधविश्वास मानकर हंसी उड़ाई और बच्चों को कहानियों से डरना बंद करो सिखाने लगा। वो कहता, ये सब मन का भ्रम है गप्पी भाई मीरा, सब कोरी कल्पना है। गांव वाले चुप रहे, ना समर्थन ना विरोध, पर सबकी आंखों में एक चुपचाप चेतावनी थी। उसने स्कूल में बच्चों को कहानी लेखन का प्रोजेक्ट दिया। सबको कहा, अपनी अपनी सबसे डरावनी कहानी लिखो, मगर पूरी तरह काल्पनिक होनी चाहिए। पर उस दिन हर बच्चे ने अनजाने में वही कहानी लिख डाली, वो कहानी जो कभी रघु, भगु, मगु और मीरा ने जानी थी। शब्द, घटने, नाम सब एक जैसे। टीचर ने हैरानी से सब पढ़ा और कहा, यह कैसे हो सकता है? शाम को उसने अकेले बैठकर उन सब कहानियों को मिलाया और गौर करने पर पाया कि एक नई कहानी बन रही है, एक ऐसी जो अब तक की सभी से अलग थी। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो कहानी को चुनौती देता है और फिर खुद उसमें समा जाता है। उसी रात स्कूल के बरामदे से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। सुबह वहां सिर्फ एक किताब पड़ी थी, जिसकी जिल्द अब सुनहरी थी और पहले पन्ने पर लिखा नाम। अब किताब के 5 नाम थे और नीचे नई पंक्ति उभर रही थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी। सिर्फ 3 शब्द थे। गांव वालों ने फिर से दरवाजे बंद कर लिए, कहानियों से दूरी बना ली और हर नए अजनबी को सिर्फ एक बात कही,
यहाँ कहानियां सुनी नहीं जाती, यहाँ कहानियां चुनती हैं।